हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। आज हम जो पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर, देखो मैं आपको थोड़ा सा रिकेप कर देता हूं। हमने सर इसमें भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया, मानव बस्ती के बारे में पढ़ लिया, और आज हम संसाधन के रूप में भू संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने भू उपयोग के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सारा संपत्ति संसाधन क्या होते हैं। हमने हमने यहाँ पर ये भी पढ़ लिया कि आर्द्रता के आधार पर हम दो प्रकार होते हैं, एक सिंचित और एक बारानी कृषि, वर्षा निर्भर कृषि, जिसमें आर्द्र और शुष्क कृषि थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि के बारे में, जिसमें हम फसल ऋतु में पढ़ी थी। तो खाद्यान्न फसल क्या होती है। तो एक खाद्यान्न, जिससे हम खाद्यान्न अर्जित करते हैं, तो एक तो होता है अनाज और एक होता है दाल। अनाज में मोटा अनाज है, जिसमें ज्वार बाजरा मक्का पढ़ेंगे हम। उत्तम अनाज में दो हैं, गेहूं और चावल पढ़ेंगे। दाल में चना और अरहर दो ही पढ़ेंगे यहाँ पर। तिलहन और है, जिसमें सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है। हम ये चीजें पढ़ेंगे आपके पास में। फिर अखाद्य फसल पढ़ेंगे, जिसमें रेशेदार फसल में कपास और जूट, और रोपन में चाय और कॉफी पढ़ेंगे। यानी हम यहाँ पर बात करेंगे उनमें कैसी मिट्टी चाहिए, कुछ मुख्य बातें, सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होता है, इनके बारे में बात करेंगे। मैंने सबको एक डायग्राम के थ्रू बना दिया है, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। पहले अनाज। देखिए, अनाज के बारे में बात करें, अनाज का मतलब समझ रहे हैं ना, मोटा अनाज और उत्तम अनाज जो आपके पास में था, है ना। तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर अनाज उगता है। हमने बात किया कि खाद्यान्न फसलें कितनी उग रही है, सॉरी हाँ, 66% भाग पर उग रही है। उनमें से 54% कौन उग रहा है, अनाज उग रहा है। और अगर भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है। लिख लीजिएगा कि भारत अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे भारत है। ठीक है। विश्व का 11% उत्पादन करता है। अनाज के प्रकार है उत्तम अनाज, जिसमें गेहूं और चावल है। गेहूं हम बात करेंगे कि जिसमें चावल हम बात करेंगे 21.9% होता है, विश्व का उत्पादन करता है हमारा, है ना। और ये 12.8 करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। 21.9 चावल और गेहूं। आप सोचते हैं सर गेहूं, हम तो गेहूं खाते हैं, भाई चावल क्यों हो रहा है। अरे भाई, गेहूं आप लोग ही खाते हैं। नहीं, विश्व में ज्यादातर चावल खाया जाता है। तो देखिए, ज्यादा कुछ भी नहीं है, 21 है, यानी 21.9% चावल या 8% चावल कौन उत्पादित कर रहा है, भारत कर रहा है, विश्व का। इस एक को इधर ले जाइए और दो कर दीजिए, तो ये 12.9 या 12.8 एक तरीके से क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का। तो लीजिए हम एक एक चीज को पढ़े, पहले चावल पढ़ते हैं। एक बात आप लिख लीजिएगा, गेहूं के अलावा, गेहूं वही शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। बाकी सारी फसलें हमारे पास में उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसलों में ही आएगी। तो चावल कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय फसल है कौन सी ये खरीफ की फसल है। ये कौन सी फसल है, खरीफ की। वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, और मिट्टी चाहिए थी जल में नमी, यानी जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर है, और हम भारत के रेफरेंस में बात करें तो कौन सा क्षेत्र होगा, यानी जहां पर पानी होगा। अब पानी कहां होगा सर, पूरा उत्तरी पूर्वी राज्य इसमें आ जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल इसमें आ जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ इसमें आ जाएगा, दक्षिणी राज्य भी इसमें आ जाएंगे। क्या सर पश्चिम में भी आएगा, क्या उत्तर में भी आएगा, क्या आएगा सर। हरित क्रांति के कारण, आगे हम पढ़ेंगे, हरित क्रांति जब आई थी तो उसने तीन चीज दी थी बेटा। एक तो दिया था उन्नत उन्नत किस्म के बीज, एक दिया था उसने रासायनिक उर्वरक, और एक दिया सिंचाई। उसके कारण पंजाब, हरियाणा और हमारे राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, यहां भी चावल उगता है सिंचाई के कारण। तो देखिए, पहला क्षेत्र उत्तरी पश्चिम भारत का शुष्क लेकिन सिंचित क्षेत्र, शुष्क लेकिन सिंचित क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़। उत्तरी पूर्वी राज्य सारे हो गए। पूर्वी यूपी आ गया आपका, यूपी का कौन सा भाग, पूर्वी यूपी, क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है। आपका पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, आपके आपके नीचे का दक्षिणी भाग है ना, और पश्चिम बंगाल है। दक्षिणी राज्य में तीन फसलें उगती हैं चावल की, ये हम बात कर चुके हैं। कौन सी, अमन, ओस और बोरो। जिसमें बोरो शीतकाल की फसल है, ओस आपकी आपके ग्रीष्मकाल की है, और अमन आपकी वर्षा काल की है। भारत विश्व का 21.9% चावल उत्पादन करता है। अभी बात की थी मैंने 21.9, देखिए आप 21.9 किसका, विश्व का ध्यान रखना। चीन के बाद दूसरा स्थान है, चीन के बाद भारत का दूसरा, लगभग सब में दूसरा स्थान चलेंगे अभी। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है चावल के अंदर बात करें तो पश्चिम बंगाल है ना। गन्ना के लिए तो यूपी है, लेकिन चावल के लिए बात करें तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में चावल ज्यादा उगता है ना। और सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब हरियाणा रहेगा। पंजाब हरियाणा प्रति हेक्टेयर का मतलब मैं आपको समझाया था कि एक ही मतलब एक क्षेत्र में सबसे जो गहनतम उपयोग करने के कारण जो फसल उगती है उसको प्रति हेक्टेयर कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं गेहूं। मैंने बताया आपको ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, रबी की फसल है, सिंचित क्षेत्र में।
वर्षा 100 सेंटीमीटर। यानी अब आप देखिए कि जो हमने भी यहाँ पर चावल किया था, तो चावल तो इधर था, अब इधर चलेंगे तो यूपी का जो पूर्वी भाग हो गया वहां चावल हो गया, पश्चिमी भाग में चावल हो जाएगा, आपका पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपका पंजाब हरियाणा भी हो जाएगा इसमें। तो वर्षा इसमें 100 सेंटीमीटर होती है ना। बोते समय और काटते समय तापमान इसमें लगभग ये मान लीजिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ रहना चाहिए। मिट्टी क्या होती है? दोमट मिट्टी होती है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं का उत्पादन करता है। 21.9 था ना, तो एक को वहां ले जाओ, दो को यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 12.9 या 12.8। क्षेत्र में यूपी आ गया, आपके चावल में पश्चिम बंगाल था, यहाँ यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो चावल गेहूं का काम ही नहीं है। सर्वाधिक हेक्टेयर उत्पादन वही पंजाब और हरियाणा। क्यों? हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति में सर्वाधिक सफलता गेहूं को मिली थी, है ना। ज्वार, मोटा अनाज में हमने अनाज कर लिया, मोटा अनाज ज्वार में। ज्वार जो होगा या जो मोटा अनाज होगा, लगभग ये पश्चिमी क्षेत्र में हमारे भारत के, या फिर ये जो अर्धशुष्क क्षेत्र आता है बीच का, जैसे मान लीजिए आपके मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात का हिस्सा यहां पर होगा, तो दक्षिण व मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वार होगा महाराष्ट्र में। कहां पर होगा? महाराष्ट्र में। आप इसको यूं भी याद कर लीजिए कि सर्वाधिक ज्वार महाराष्ट्र में है ना, तो आप यूं याद कर लीजिए कि भैया कि सबसे ज्यादा ज्वार हो गया, तो ज्वार यानी होता है समुद्र में जो ज्वार निकलता है, और ज्वार कहाँ होगा? जो बंदरगाह होगा। और हमने पढ़ा सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार कौन सी में होता है? मुंबई बंदरगाह में होता है, और मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। ऐसे लिंक करके कर लीजिए। दक्षिणी राज्यों में खरीफ रबी के रूप में बोया जाता है, उत्तरी भारत में खरीफ के रूप में बोई जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 16.5% भाग पर मोटा अनाज बोया जाता है। हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं। यहां पर आपने बात करी थी अभी, मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी हमने बात करी कि देखिए आपने बात करी अनाज कितने परसेंट पे था? 54% में था। और जो आपके मोटा अनाज है ना, वो कितने परसेंट पे हो गया? आपके पास में 16.5% भाग पर आपका मोटा अनाज हो गया है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें आगे, यहां पर 16.5% भाग पर आपका मोटा अनाज यहां पर हो रहा है ना। मोटा अनाज यानी ज्वार की बात नहीं कर रहा, सभी की बात कर रहा है। अब इसमें आ गई बाजरा। तो बाजरा तो हम राजस्थान से टच करते हैं बिल्कुल ही, तो यहां कहां होगा? वही पश्चिमी क्षेत्र में होगा, गर्म शुष्क जलवायु में। वर्षा निर्भर फसल है, जो हमने बात की थी, कौन सी? रक्षित वाली सिंचाई ना, वर्षा निर्भर फसल आ जाएगी। सॉरी, कौन सी? अपने शुष्क वाली, एक तो आर्द्र थी और एक शुष्क वाली थी। क्षेत्र कौन सा होगा? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और यूपी। कौन सी फसल है? वही खरीफ की फसल। मक्का, ये भी खाद्यान्न, मक्का की खास बात सुनिए, ये खाद्यान्न और चारा फसल है। मैंने आपको बताया था कि मक्का एक ऐसी फसल है जो चारे के अंदर भी काम आती है। आप मिश्रित कृषि पढ़े, वहां पर मक्का उगाया जाता है, तो चारा फसल भी है। दक्षिणी भारत में रबी व खरीफ के रूप में इसको उगाया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, एमपी और बिहार। कैसे याद करेंगे? मक्का, मक्का यानी मन का, तो मैं से मक्का, मैं से मन। मन हमेशा क्या करता है? नाटक करता है। मन हमेशा नाटक करता है, तो एक कर्नाटक हो गया। ज्वार होता है, ज्वार कहां उगता है? ये सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, इसलिए वो महाराष्ट्र में हो गया। तो मक्का, कर्नाटक, ऐसे याद करेंगे आप। खाद्यान्न, चारा फसल है। अब हमारे पास में दाल आ गई, यानी हमने मोटा अनाज भी कर लिया और हमने उत्तम अनाज भी कर लिया। दाल में प्रोटीन होता है, हमको पता है। देश के बोए गए कुल क्षेत्र पर 11% भाग पर दाल उगता है। 11% भाग पर दाल उगता है। परसेंट के क्वेश्चन मैं अलग से करा चुका हूं, आप देख लीजिएगा। दाल की खेती दक्षिण भारत में या उत्तर पश्चिमी शुष्क में बोई जाती है। चना उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, वर्षा आधारित फसल है। वही चीज कि देश के मध्य तथा उत्तरी पश्चिम भाग में रबी की फसल के रूप में, रबी में चना आएगा। आपको रबी में बताया तो गेहूं भी रबी में है, जो भी रबी में है, चना भी रबी में है, और सरसों भी रबी में है ना। ये एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में है। हरियाणा और पंजाब, ये बड़ा मोस्ट है कि हरियाणा और पंजाब में चने के फसल क्षेत्र में कमी आई है। भारत में जो ये पंजाब और हरियाणा है, पहले चना उगता था, लेकिन हरित क्रांति के कारण अब यहां पर क्या उग रहा है बेटा? गेहूं उग रहा है। क्या उग रहा है? गेहूं। इसके कारण यहां पर अब इसका स्थान किसने ले लिया है? गेहूं ने ले लिया है। तो चने के क्षेत्र में यहां पर क्या आई है? कमी आई है। क्या आया? यहां पर कमी आने लगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अरहर, अरहर या तुर, इसको लाल चना या पिजन पी भी कहते हैं। हम दो ही दाल पढ़ रहे हैं, चना और अरहर। देश के मध्य में दक्षिणी राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। देखो सब यहीं पर है, ये भी आपके देश के मध्य में है, वो भी देश के मध्य में है, और थोड़ा सा चना उत्तर पश्चिम में।
याद रखिए पहले पंजाब हरियाणा में हमारे चना होता था, अब कम हो रहा है धीरे। महाराष्ट्र में भी प्रथम स्थान है। अरहर, यूं याद कर लीजिए, अरहर महादेव, तो महादेव का मंदिर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, तो यहां पर अरहर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ज्वार महाराष्ट्र में है। मक्का, मेरा मन नाटक करता है, कर्नाटक। तिलहन में हम 4 पढ़ेंगे, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी। तिलहन से खाद्य तेल प्राप्त होता है और तिलहन उत्पादक क्षेत्र अभी हम पढ़ते हैं इसके अंदर। यहां पर मूंगफली, मूंगफली भारत विश्व में 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है, चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी अनाज में भी हम दूसरे स्थान पर आ गए, अनाज में तो तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन मूंगफली में हम कौन से स्थान पर आ गए, हम दूसरे स्थान पर आ गए। उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सरसों, यह भी उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और सरसों में राजस्थान और हरियाणा देख लेंगे आप। देखिए राजस्थान में 1/3 भाग होता है, हरियाणा में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों होती है, इसलिए ही सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सेवर भरतपुर में है। सेवर भरतपुर में जाएंगे आप, सेवर भरतपुर में अनुसंधान, सरसों अनुसंधान केंद्र है। सर्वाधिक प्रति हेक्टर उत्पादन कहां होता है, पंजाब हरियाणा में। यानी गेहूं का भी प्रति हेक्टर उत्पादन पंजाब हरियाणा में होता है, चावल का भी सर्वाधिक प्रति हेक्टर उत्पादन पंजाब हरियाणा में होता है, और सरसों का भी यही होता है। इसके अलावा सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पर, एमपी, महाराष्ट्र में 90%। अब भैया महाराष्ट्र में ज्वार भी है, महाराष्ट्र में अरहर भी है, और महाराष्ट्र में सोयाबीन भी है, बहुत चीज है महाराष्ट्र में, याद रख लेना। सूरजमुखी राजस्थान में है और कर्नाटक में है। अब देखिए हम अखाद्य फसलें पढ़ेंगे, और अखाद्य फसलों में है हमारे रेशेदार फसल, कपास। कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए। अब काली मिट्टी चाहिए तो आपको पता है काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले हिस्से के अंदर है, गुजरात वाले हिस्से में है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। अब देखिए ये कहां पर होगा, एक तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में होगा, पश्चिमी भारत में, यानी गुजरात आ गया और आपका महाराष्ट्र हिस्सा आ गया। दक्षिण में कहां होगा, आपके पास में कर्नाटक और तेलंगाना वाले हिस्से में हो गया, और आपके उत्तर पश्चिमी भारत में भी होगा, जिसमें हम पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी बोलते हैं। वापस रिपीट कर देता हूं कि कपास, ये बड़ा मोस्ट है कि कपास आपके काली मिट्टी वाले क्षेत्र में, तो यानी आपका गुजरात और महाराष्ट्र हो गया। उत्तरी पश्चिमी में पंजाब, हरियाणा, और कहां पर, आपके राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा, उत्तरी राजस्थान, और उत्तरी राजस्थान में कौन सा, गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ में हो गया, और तेलंगाना, कर्नाटक। खास बात है कि राजस्थान के अंदर इसको हम नरमा के नाम से जानते हैं, कपास को, है ना। ये लंबे रेशे वाली होती है, अमेरिकन कपास होती है। तो आपसे पूछे कि नरमा क्या है, तो आप बोलेंगे ये कपास है, अमेरिकन कपास से लंबे रेशे वाली होती है, जो वहां पर उगाई जाती है। ठीक है। विभाजन के बाद देखो, खास बात सुनिए आप, विभाजन के बाद कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गया। अभी मैंने बताया था कपास यहां था सारा, अभी कुछ क्षेत्र कहां चले गया, पाकिस्तान में चले गया, लेकिन वर्तमान में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हर जगह देखना भारत का स्थान दूसरा आ रहा है लगभग, वो भी पहला चीन का आता है ना। तो आप इसको एक बार लिख लीजिएगा अलग से, मैंने स्थान वाले वीडियो बना दिए थे, मैं एक बार दोबारा आपको करा दूंगा। कपास, अमेरिकन कपास लंबे रेशे वाली, हनुमानगढ़, गंगानगर में इसको नरमा कहते हैं। भारतीय कपास छोटे रेशे वाली होती है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होगा। देखिए कपास कहां होती है, काली मिट्टी में, और काली कब क्या होती है, रात होती है, तो रात क्या हो गया, गुजरात हो गया। कैसे भी याद कर लीजिए। जूट क्या है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। अब देखिए खास बात सुनिए आप कपास को इधर पढ़ रहे हैं पश्चिम में, है ना, और जूट को कहां पढ़ेंगे आप, पूरब में पढ़ेंगे। कपास का उत्पादक क्षेत्र कहां चले गया, पाकिस्तान में, और जूट का कहां चल जाएगा, बांग्लादेश में। तो ये उत्तर भारत में खरीफ की फसल के रूप में है। देखिए वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। क्षेत्र क्या है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। किसके लिए, जूट के लिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। अरे भाई यहां पर जूट यही तो होता है, यहां पर तो पश्चिम बंगाल चावल में कौन था, पश्चिम बंगाल था, तो जूट में भी कौन होगा, पश्चिम बंगाल होगा, बिहार होगा, असम होगा। ठीक है। अच्छा, जूट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना आप कि जूट उत्पादक क्षेत्र कहां चले गए, आपके बांग्लादेश में चले गया है, बांग्लादेश में चले गया है। लेकिन अभी भी हम वापस पूरे विश्व का 60% कितना करते हैं, जूट का उत्पादन करते हैं, वापस हम नंबर 1 पर आ गए हैं। अगला हमारे पास व्यापारिक नकदी फसल, उसमें गन्ना भी रह गया था, गन्ना भी पढ़ना है। देखिए गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसल है, यह आर्द्र उपाद्र जलवायु में होती है। अब गंगा की बात करें, गन्ना की बात करें, माफ कीजिएगा, तो देखिए पहले दक्षिणी भारत में गन्ना होता है, आपके यहां पर तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया, ये वाला क्षेत्र। फिर आपके जहां पर कपास हो रही थी, गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में भी गन्ना होता है।
है ना। और फिर यूपी में भी आपके गन्ना होता है, 3 क्षेत्र हो गया आपके पास में। वैसे गन्ना तो राजस्थान में भी हो जाता है, उत्तरी राजस्थान में, यहां पर गन्ना हो जाता है। ठीक है, तो गंगा का मैदानी भाग, यूपी वाला भाग, आपके गुजरात महाराष्ट्र वाला भाग, और आपके दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत का गन्ना होता है ना बेटा बेटा वो मीठा होता है, क्योंकि समुद्र जलवायु के कारण उसमें मिठास अलग से होती है, तो दक्षिणी भारत का गन्ना ज्यादा अच्छा पाया जाता है। दक्षिणी भारत का गन्ना मीठा है। ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यहां भी कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। लेकिन पहला स्थान किसका है? ब्राजील का है। चाय, चाय उष्ण कटिबंधीय लेकिन रोपण का फसल है। रोपण फसल बताई थी मैंने आपको, यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेश क्षेत्र में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली फसल रोपण फसल कहलाती है। मूलतः अगर हम बात करें तो जो आपके चीन, जो चाय आई है वो चीन की पहाड़ी से आई है। चीन जो है उसकी उत्तरी पहाड़ी से आई है। चाय में खास बात ये होती है, चाय के अंदर जो फसल होती है वहां पर पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है तो उसकी फसल, उसकी पत्तियां खराब हो जाती है। इसलिए चाय कहाँ की रहती है? पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में। इसलिए आपको उत्तरी पूर्वी भारत में मिलेगी, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है। आपको नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलेगी, ब्रह्मपुत्र घाटी मिलेगी, है ना। तो देखो भारत में चाय की खेती की गई 1840 में, सबसे पहले असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई है। मोस्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा कि भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में की गई है। क्षेत्र असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, जलाईगुड़ी, कूच बिहार जिला, ये सब कहां है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग, जलाईगुड़ी, कूच बिहार जिला। और दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट की नीलगिरी व इलायची की पहाड़ियां। भारत में चाय का उत्पादन प्रथम स्थान, एक पहली फसल आई है जो प्रथम स्थान रखती है। चाय में हम था ही नंबर 1, लेकिन निर्यात में दूसरा स्थान है। क्यों? क्योंकि हम सारी चाय का क्या कर लेते हैं, हमारे यहां पर उपभोग कर लेते हैं, आंतरिक व्यापार में ही काम आता है, तो इसलिए उसको बाहर नहीं भेजते हैं। चाय की पत्ती में सबसे ज्यादा कैफीन की मात्रा होती है। एक बात बता दूं बेटा, आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए चाय आ गया तो आपको लिख देगा, वहां पर पॉइंट्स डाल देगा, चाय जलवायु, तो आपको देगा कि इसकी हाँ ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होती है, वर्षा ऐसी चाहिए, इसमें पहाड़ी ढालों में होती है, मिट्टी कैसी होगी। आपको गेहूं में भी दसता है, या आपके गेहूं में चावल में दे दे आपको जलवायु, मिट्टी, क्षेत्र, ठीक है ना, और आपको दे दे प्रमुख राज्य, इस तरीके से दे दे। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कॉफी उष्ण कटिबंधीय, ये भी रोपण फसल है। 3 किस्म होती है, अरेबिका, रोबिस्ता, लिब्रिका। अरेबिका, रोबिस्ता और लिब्रिका, ARL। इसमें अरेबिका भारत में सबसे ज्यादा होती है। कॉफी उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। हम कम पी रहे हैं, 8वां स्थान है। और वैसे आप जानो कॉफी जो पीने आता है ना, वो हमारे को चाय पीने आता है वो सही है। जो कॉफी पीने आता है वो 8वां अजूबा होता है, यूं मान लीजिए। कौन सा अजूबा होता है? 8वां अजूबा। तो कॉफी उत्पादन में भारत 8वां स्थान है। ब्राजील पहले स्थान पर है, जो गन्ने में पहले में था। उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक। ऐसे याद कर लीजिए कि चाय तो हर कोई पी लेता है, कॉफी जो पीता है वो नाटक ही करता है कि भैया सर मैं तो सब चाय नहीं पीता हूं, मैं तो कॉफी पीता हूं, नाटक कर रहा है ना। तो कॉफी में उत्पादक क्षेत्र कौन हो गया? कर्नाटक, 2/3 भाग में। और सारी कॉफी आपके न तो कोई उत्तर में न कहीं पर, कॉफी का उत्पादन दक्षिणी भारत में ही होता है। तो हमने ये पूरी चाय कॉफी यानी हमने पूरी खाद्यान्न फसल, खाद्य फसल, रेशेदार फसलें सारी कर ली है। अब हमारे पास में अगला टॉपिक आता है भारत में कृषि विकास। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, आपको मैं समझाऊंगा और एक तरीके से कहानी के माध्यम से समझेंगे आप। देखिएगा इसमें, देखिए आजादी से पहले हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी आजादी के बाद में, क्योंकि हमारे पास में आजादी के समय तो हम पहले हमारे पर क्या था कि किसान, अंग्रेजों ने हम पे जैसे मान लीजिए महलवाड़ी या रायतवाड़ी, कई प्रकार की प्रथाएं लगा रखी थी, हमारी खाद्यान्न को, हमारे किसान को लूट रखा था। फिर होता है देश का विभाजन। देश का विभाजन होता है तो हमारा कुछ जो उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गया, कुछ यहाँ बांग्लादेश में चले गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान में चलेगा। अब हमारे पास स्थिति खराब हो गई। अब क्या होगा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई तो वहां के लोगों ने सोचा, मेरी बात समझना आप, हम पहले ही कृषि के रूप में पिछड़े हुए थे किसान अंग्रेजों के कारण। विभाजन के बाद में हमारे उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए, जो पूर्वी पाकिस्तान था उस वक्त। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा कि हमको जोर देना है कृषि पर। तो वो बोले कि चलो हम कृषि पर जोर देंगे, तो वो बांध चाहिए सिंचाई के लिए। तो बांखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध बनाया। बांखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध ये पंजाब में, पंजाब के और हिमाचल के पास में है। और ये कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। और आपका हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और ये कौन सी नदी पर? उड़ीसा में महानदी पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, महानदी पर है। तो इसमें क्या देखा गया
कि भैया हमको तो मेरे बाल बनाने हैं और कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब हमको जब खाने के लिए खाद्यान्न नहीं है तो जो व्यापारिक फसलें थी अभी की थी ना, चाय कॉफी गन्ना, वो नहीं उगानी है, हमको खाद्यान्न फसलें उगानी, पहली बात। तो दूसरी बात, कृषि योग्य जो बंजर भूमि थी, जो कृषि योग्य तो है लेकिन व्यर्थ भूमि है, उसको कृषि भूमि में बदलना है। तीसरी बात, भूमि का गहनतम उपाय से कृषि भूमि को गहनता को बढ़ाना है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सोचा गया कि हमको पहली बात तो व्यापारिक फसलें नहीं, खाद्यान्न फसलें उगानी है। दूसरा, हमें भूमि का गहनतम उपयोग करना है और तीसरा, हमें कृषि योग्य भूमि का अधिक उपयोग करना है। दो योजनाएं आई कृषि विकास के लिए, IADP और IAAP, फुल फॉर्म आती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट विकास कार्यक्रम, यानी समन्वित, देखो इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड को बोलते हैं समन्वित, है ना, क्षेत्र एरिया को बोलते हैं क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और IAP का होता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, यानी समन्वित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। इन दोनों ने कृषि के विकास में काफी योगदान दिया। अच्छा, इसके बाद हमारा वापस कृषि में काम होने लगा, हम अच्छे ढंग से चलने लगे। लेकिन 1960 के अंदर क्या आता है, अकाल आता है। अब अकाल आने के बाद हम वापस कृषि में पिछड़ गए। तो 1967 में हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति लाने वाले विश्व स्तर पर कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, है ना। लेकिन हमारे भारत के अंदर थे एस स्वामीनाथन, जिनको हम कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं, और अभी इनको हमने क्या दिया है, भारत रत्न भी दिया है मरणोपरांत, है ना। तो ये एस स्वामीनाथन है। ये क्या बोले कि हमको भैया हरित क्रांति लानी है तो 3 चीज करनी पड़ेगी। 3 चीज क्या करनी पड़ेगी, एक तो उन्नत किस्म के बीज लाने पड़ेंगे, दूसरा हमको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना होगा, तीसरा हमको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी ज्यादा, है ना, हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। अब उन्नत बीज क्या करें, ये मैक्सिको से तो क्या लेकर आए, मैक्सिको से क्या लेकर आए, गेहूं लेकर आए, और फिलीपींस से क्या लेकर आए, फिलीपींस से ये चावल लेकर आए, ठीक है। और सिंचाई और रासायनिक उर्वरक का काम किया। 2 फसल पे काम था, चावल और गेहूं पर, 1967 में आई थी। लेकिन हुआ क्या बेटा, इसमें सबसे ज्यादा सफलता मिली गेहूं को। मैंने आपको बताया था कि पंजाब हरियाणा में जहां पर चना होता था, चना का स्थान किसने लिया था, गेहूं ने लिया, हरित क्रांति के कारण। लेकिन द्वितीय चरण आता है, अब सामाजिक असमानता आ गई। आप देखेंगे कि भैया आपके यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के अंदर, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर, आपके उत्तरी भारत में ही गेहूं का उत्पादन हो रहा है, बाकी लोग पिछड़ रहे हैं। तो फिर 1980 में सामाजिक या फिर क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए दूसरी चरण आता है हरित क्रांति का। किसका, हरित क्रांति का। और यहां पर अब चावल पर, बाजरा पर, सभी फसलों पर जोर दिया गया। समझ रहे हैं आप, कहानी को साफ समझिए कि पहले हम कितने कृषि के रूप में कितने असक्षम थे, फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी काफी योजना आई, फिर हरित क्रांति लेकर आए, और फिर ये चीज आ गई। 90 के दशक में उदारीकरण व उन्मुक्त बाजार व्यवस्था ने कृषकों को और प्रभावित किया, क्योंकि 90 के दशक में एक मॉडल आता है, जब आर्थिक मंदी होती है खाड़ी देशों के युद्ध के कारण, तो एक मॉडल आता है LPG मॉडल। ये लेकर आए थे हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी लिबरेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये मॉडल लेकर आए थे। उससे भी कृषि काफी प्रभावित हुई। तो आप भारत में कृषि विकास को पूरे ढंग से समझ सकते हैं कि पहले हमारे पास में स्थिति खराब थी, फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने ये किया, IADP यानी समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, IAAP इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, समन्वित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, है ना। फिर इसके बाद हरित क्रांति, और फिर इसके बाद में द्वितीय चरण। अब अगला टॉपिक, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। काफी आसान सा टॉपिक है, समझेंगे तो आप। देखिए आपको क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय मिशन चलाना है, और किसके लिए, सतत कृषि के लिए। यानी अगर आप लगातार कृषि करोगे तो आपको राष्ट्रीय मिशन चलाना है। अब लगातार कृषि कैसे होगी मुझे बताइए आप। मैं लगातार कब पढ़ाऊंगा, जब मुझे कुछ चीजें मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से अच्छा होऊंगा, मानसिक रूप से अच्छा होऊंगा, तभी तो पढ़ा पाऊंगा। तो वो खेती भी कब होगी, जब कोई आप कृषि प्रणाली किसी जगह अपना रहे हैं तो उसकी मिट्टी के अनुसार आप फसल को उगा रहे हैं, जलवायु के धरातल के हिसाब से फसल उगा रहे हैं। मान लीजिए पानी आपके पास कम है और आप चावल उगा रहे हैं, उग पाएगा क्या, तो उसके हिसाब से। और आप रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करेंगे ना, जैविक उर्वरकों का उपयोग, जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर वो सतत कृषि हो पाएगी। तो यानी इस मिशन में मिट्टी, धरातल व जलवायु के अनुसार कृषि प्रणाली को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। बिल्कुल आसान है, नाम से स्पष्ट है कि ये एक ऐसा मिशन है जिसमें सतत कृषि के लिए हमें मिट्टी, धरातल, जलवायु के अनुसार कृषि प्रणाली को अपनाना होगा तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा।
सरकार पीकेवीवाई व आरकेवीवाई से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती होगी ना तभी जाकर आपकी सतत कृषि हो पाएगी भैया। ठीक है, पीकेवीवाई का मतलब होता है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, आरकेवीवाई का मतलब होता है, आरकेवीवाई का मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें सिक्किम जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम राज्य बनता है। क्वेश्चन आता है ये ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जैविक खेती को पूर्णतः अपना लिया है, प्रथम राज्य बन गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अब कृषि उत्पादन में तकनीक का विकास, बिल्कुल हरित क्रांति कर रहे हैं। तो हमने क्या करा है कि रासायनिक उर्वरकों का इतना प्रयोग करने लगे हैं, कीटनाशकों का इतना प्रयोग करने लगे हैं कि जिसके कारण हमारे यहाँ पर इसका उत्पादन, इसका उपभोग काफी हो गया है। तो भारत में सिंचाई के प्रचार, बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब आता है हमारे पास में, हाँ देखिए, तकनीकी विकास के कारण रासायनिक उर्वरकों की खपत में 15 गुना तक वृद्धि हुई है और कीटनाशकों की खपत में वृद्धि हुई है। अब आता है भारत किसान पोर्टल। ये तो आप जानते हैं पोर्टल है भैया, किसके लिए? किसान के लिए। यानी एक ऐसा सैटेलाइट मंच है, एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जहां पर किसान को कोई समस्या होती है, कोई लोन संबंधी समस्या है, कैसी मिट्टी है, किस प्रकार की फसल उगानी है, कोई कोई मान लीजिए कोई कृषि यंत्र खरीदने, वो सब सारी सूचना आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसानों का बीमा, कृषि भंडारण, फसलों, बीजों, कीटनाशकों व कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल पर मिट्टी की उर्वरता की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यानी एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल मंच जहां पर किसान अपनी सभी समस्याएं, कृषि संबंधित समस्याएं होती है, कृषि यंत्रों के बारे में, मिट्टी के बारे में कोई भी ट्रेनिंग होगी, वो सब यहां पर मिल जाएगी। अब सबसे मोस्ट है, और ये आपके बड़े प्रश्न में आता ही आता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, भारतीय कृषि की समस्याएं। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में हम जब कृषि में समस्या थी तो हम हरित क्रांति की तरफ मुड़ गए, काफी चीजें हो गई। लेकिन समस्या क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि हम खरीफ खेती करते हैं। खरीफ जो होती है फसल होती है वो जून के समय होती है, लेकिन किसान क्या कर लेता है, थोड़ा सा 15 दिन पहले ही बीज बो लेता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि बारिश आएगी और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए, बीज के लिए क्या करता है, वो लोन भी लेता है, किसी साहूकार से उधार भी लेता है ना, 1-2 लाख का कर्जा लेता है। लेकिन बारिश नहीं होती है तो वो सारा कर्जे में दब जाता है। फिर अगले साल वापस वो क्या करता है, इसी उम्मीद में कि बारिश होगी, फिर बीज लेता है, फिर कुछ उर्वरक लेता है और फिर वापस वो फसल करता है, लेकिन बारिश नहीं होती, फिर कर्जे में डूब जाता है। तो समस्या क्या हो रही है? बारिश नहीं हो रही है। तो पहली समस्या क्या होगी? अनियमित मानसून पर निर्भरता। सीधी सी बात है। हम जानते हैं, इसमें क्या लिखना है, हम जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होती है और मानसून अनियमित है, यही समस्या हुई। दूसरी समस्या, इसको मैं यहां से लेता हूं, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता, कि किसान क्या करता है कि अच्छे मानसून की उम्मीद में लगातार ऋण लेता है और जब बारिश न होने के कारण वो ऋण के बोझ में दब जाता है और वो ऋण से ग्रस्त हो जाता है। वित्तीय संसाधन है नहीं उसके पास में। निम्न उत्पादकता, हमारे जो यहाँ पर गेहूं है या जो चावल है, जो हमारी यहाँ की किस्म है, उनका उत्पादन विदेशी किस्मों के उत्पादन से कम है, यानी हमारी उत्पादकता कम है। तो पहली समस्या अनियमित मानसून, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता, ऋण और निम्न उत्पादकता। भूमि सुधारों की कमी, और ये दोनों समझिए आप। देखिए, हमारे पास में अगर आप थोड़ा सा आजादी के समय देखेंगे, हमारे पास में लगभग सभी भूमि साहूकारों, जमींदारों के पास में थी, सब भूमिहीन किसान थे। तो देखिए, भूमि सुधारों की कमी में क्या किया, जैसे उस वक्त अंग्रेजों के समय काफी प्रथाएं थी, जिसके कारण किसान बिल्कुल ग्रस्त हो गया था, किसान बिल्कुल क्या हो गया था, एक तरीके से खत्म हो गया था। तो उसके कारण भूमि सुधारों में कमी के कारण जब लोगों के पास में भूमि नहीं थी तो ये एक समस्या थी। छोटे खेत, विखंडित जोत, जब खेत आए, यानी जब मान लीजिए सरकार बनी तो उन्होंने साहूकारों से, राजाओं से जमीनें बांटी, तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक व्यक्ति के पास में खेत छोटे होते हैं, विखंडित जोत होती है, तो वहां पर कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं हो पाता है, उत्पादन ज्यादा नहीं हो पाता है। मैंने बताया था कि भारत में समस्या ये होती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन तो कम होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होता है। तो भूमि सुधारों की कमी भी समस्या हो गई, छोटे छोटे खेत, विखंडित जोत भी है। वाणिज्यीकरण का अभाव, हम चाहे कितना ही कर लें, लेकिन अभी भी हमारा उद्देश्य कृषि जीवन निर्वाह में ही होगा। हमने अभी तक वाणिज्यीकरण नहीं होगा। तो हमारी भारतीय कृषि का जो मूल सिद्धांत है वो जीवन निर्वाह रहा है, अभी भी इसमें वाणिज्यीकरण का अभाव है। तो अनियमित मानसून, निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों का अभाव, भूमि सुधारों की कमी। भूमि सुधारों की कमी का मतलब कि भैया हमने जो भूमि सुधार किए थे उससे पहले अंग्रेजों के समय ऐसी कई प्रथा थी जिससे हमारी जो कृषि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी। फिर जब हुआ तब खेत छोटे मिल गए, जब खेत को बांटा गया, और वाणिज्यीकरण का भाव।
व्यापक अल्प बेरोजगारी, कृषि है ही ऐसा, व्यापक अल्प बेरोजगारी कहते हैं इसको ऋत्विक बेरोजगारी भी कहते हैं, ऋत्विक बेरोजगारी भी कहते हैं, हम इसको अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर लगता तो है कि किसान काम कर रहा है लेकिन 6 महीने काम करता है, बाद में उसको क्या रहना पड़ता है, बेरोजगार रहना पड़ता है, इसलिए लोग इसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, इसमें आप लिखेंगे, ये काफी मोस्ट है कि जनसंख्या के दबाव के कारण, जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि संसाधनों का या कृषि भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है, गहनतम उपयोग किया जाता है। और उस गहनतम उपयोग के कारण यहां पर कई समस्या आती है, जिसमें भूमि लवणता है, क्षारीयता है, मृदा अपरदन है, ये काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण यानी जनसंख्या के दबाव के कारण, कृषि भूमि के अत्यधिक गहनतम उपयोग के कारण भूमि में अनेक प्रकार की समस्याएं, कृषि लवणता, कृषि क्षारीयता, मृदा अपरदन की समस्या आ जाती है, जिसे हम कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। आपने सेम की समस्या सुनी होगी ना, वो यही तो है। पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है कि वहां पानी नहीं था, अब इंदिरा गांधी नहर ने पानी दे दिया है। अब वहां पर क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में नीचे चूने की चट्टानें, किसकी, चूने की चट्टानें। अब पानी खूब आने लग गया, नीचे की तरफ आने लग गया। आपने कभी चूना देखा होगा, तो चूना क्या करता है, पहले पानी को अवशोषित करता है। पहले चूने के मकान बनते थे तो कली घोल देते थे, फिर पानी को छोड़ता है, तो ये चूना अंदर जाता है, पानी नीचे जाता है, फिर यहां से पानी वापस ऊपर आता है। और इस तरीके से चूने को या अन्य लवणों को घोलकर यहां पर मिट्टी की यानी नमक की परत को बिछा दिया जाता है। कहां पर, इंदिरा गांधी नहर में। तो ये एक समस्या हो गई है, जिससे भूमि क्या हो गई, कठोर हो गई है। फिर जो पानी आएगा बारिश का एक ऐसा, वो अंदर जा नहीं पाता है, जिसके कारण वहां पर पानी भर जाता है। उसको तोड़ने के लिए क्या मिलाते हैं, सेम की समस्या को तोड़ने के लिए क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। ये समस्या कहां पर है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में है, वो भी भूमि निम्नीकरण का एक प्रकार है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा चैप्टर समझ में आ गया होगा आपने। हमने यहाँ पर पूरी फसलों के बारे में, चाहे खाद्यान्न हो, रेशेदार फसलों के बारे में किया। सबसे खास बात, भारत के राष्ट्रीय कृषि का विकास किया, सतत कृषि का राष्ट्रीय विकास, इसमें सिक्किम के बारे में जाना जिसने जैविक खेती को अपनाया है। हमने भारतीय किसान पोर्टल के बारे में जाना, और यहाँ से जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, भारतीय कृषि की समस्याएं। मिलता हूं आपके पास में नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बेटा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। आप बस यूं ही पढ़ते रहे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आपके सामने आते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं। थैंक यू बेटा।